नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ बुशरा और लखनऊ से सबसे पहले बड़ी खबर की बात कर रहे हैं, जहां यूपी निकाय चुनाव की मतगणना जारी है। 13 मेयर सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। एक पर सपा और बीएसपी आगे चल रहे हैं। कांग्रेस का अभी तक खाता ही नहीं खुला है। 17 मेयर पद के नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो बीजेपी की अच्छी स्थिति उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है। निकाय चुनाव में कांग्रेस का अभी तक खाता नहीं खुला है। वहीं 17 मेयर पद के नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ताजा जानकारी के अनुसार यूपी निकाय चुनाव में मतगणना लगातार जारी है, जिसमें 13 मेयर सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। एक पर सपा और बीएसपी आगे चल रहे हैं और कांग्रेस का अभी तक कोई खाता नहीं खुला है। कुल 17 मेयर पदों के नतीजों पर सबकी निगाहें हैं, जिसमें से 13 पर बीजेपी आगे चल रही है। एक पर सपा और बीएसपी है, जबकि कांग्रेस का इसमें से किसी भी मेयर की सीट पर अभी तक खाता नहीं खुला है। तो कुल 17 मेयर सीटों पर चुनाव के नतीजे पर काउंटिंग चल रही है। 13 पे बीजेपी आगे चल रही है और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट ब्यूरो हेड राघवेंद्र त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। राघवेंद्र जी, 17 कुल सीटें हैं मेयर की, जिसमें से 13 में बीजेपी आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस की स्थिति काफी खराब है। क्या अपडेट इससे जुड़े और आपके पास? दूसरा जी, नगर निगम चुनाव के 2 चरणों में संपन्न हुए थे, 4 मई को और 11 मई को। आज मतगणना हो रही है। सुबह 8 बजे जब बैलेट पेपर की गिनती शुरू की गई, क्योंकि पोस्टल बैलेट सबसे पहले गिना जाता है। हालांकि नगर निगमों में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल भी, जो लोग बाहर दूसरे शहरों में नौकरी कर रहे हैं उनको पोस्टल बैलेट का इंतजाम किया गया था। उसकी गिनती शुरू हो गई है और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी अपना पुराना इतिहास दोहरा रही है। समाजवादी पार्टी भी 2 सीटों पर दस्तक दर्ज करा रही है और सबसे बड़ी बात, अभी तक कांग्रेस का उत्तर प्रदेश के नगर निगम चुनाव में कभी खाता नहीं खुला था, लेकिन इस बार कांग्रेस अभी तत्काल जो मेरे पास सूचना आई है, कानपुर में 13 वोटों से आगे हो गई है। कुल 87 वोटों में कांग्रेस 13 वोटों से आगे हो गई है। तो अब देखना होगा कि यह रुझान आगे तक बरकरार रहता है या नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस चारों ने बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा था और चारों चाहते हैं कि उनकी उपस्थिति जो सारी निकाय है उसमें दर्ज हो। जहां तक नगर पालिका पार्षदों की बात है बुसरा जी, नगर पालिका पार्षदों में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस चारों अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। अभी तक 35% सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे थे, वहीं 19% सीटों पे समाजवादी पार्टी के हैं। बसपा के भी 9 प्रत्याशी नगर पालिका पार्षदों में आगे चल रहे हैं। अब देखना होगा कि जो पोस्टल बैलेट का रुझान है ये आगे बरकरार रहता है या ईवीएम जब खुलती है तो उसमें कुछ फेरबदल होते हैं। हाँ, इतना सुखद जरूर है कि कानपुर जैसे महानगर में कांग्रेस को भी लोगों ने पसंद किया है। हालांकि वहां की मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच था। अभी कुछ देर पहले सहारनपुर जो नगर निकाय है वहां पे बहुजन समाज पार्टी भी आगे चल रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पोस्टल बैलेट की गिनती में वहां पछाड़ दिया है। अब देखना होगा कि रुझान अंतिम तक बना रहता है या कुछ और रद्द-बदल होते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि 2017 में जब चुनाव हुए थे निकाय के, उसमें कुल 16 नगर निगम थे, जिसमें से 14 में भारतीय जनता पार्टी जीत कर दर्ज करती और 2 बहुजन समाज पार्टी खाते में गई थी। और इस बार बहुजन समाज पार्टी उतनी मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज कराती नहीं दिख रही है जितना 2017 में कराई थी। हालांकि सहारनपुर में, मेरठ में, झांसी में बसपा ने पूरी ताकत लगाई थी और उनके परंपरागत वोटों की संख्या वहां ज्यादा थी। लेकिन अब रुझान जो पहला आया अभी सुबह उसे यही चलना कि मुख्य मुकाबला अभी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही है। अक्सर राघवेंद्र जी देखा गया है कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय यही होती है कि कहीं ना कहीं जो छोटे चुनाव होते हैं ये कहीं ना कहीं इशारा करते हैं आगामी वक्त में अगर कोई मुख्य चुनाव होना, चाहे वो विधानसभा का हो या फिर लोकसभा का। ऐसे में 17 में से अभी तक के जो रुझान की स्थिति सामने आई है उसमें 13 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। तो कहीं ना कहीं इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस की स्थिति आगे आने वाले चुनाव में कैसी होगी, क्योंकि कांग्रेस भले ही इस बार भी ये दावा कर रही थी कि काफी अच्छी मजबूती के साथ में इस बार निकाय चुनाव में कांग्रेस बढ़ चढ़कर आगे हिस्सा लेगी और उसका नतीजा भी नजर आएगा।
तो किस तरीके से इसे देखा जाए, मीडिया एनालिसिस के हिसाब से अगर बात कर ली जाए, मुद्दे कौन से रहे जो हावी हुए? देखिए बुशरा जी, भले चुनाव 2023 में हो रहा, लेकिन इसका परिणाम आप 2024 का चुनाव ही मान लीजिए, क्योंकि जिन मुद्दों का इस्तेमाल किया गया था और राष्ट्रीय मुद्दे थे। स्थानीय चुनाव में नेशनल राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव लड़ा गया था, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बसपा हो। योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक रहे, उत्तर प्रदेश में लगातार डबल इंजन की सरकार का हवाला देते रहे हैं। उज्ज्वला योजना, सुलभ शौचालय योजना, तमाम योजनाओं का लगातार जिक्र भी करते रहे हैं। अब वहीं अखिलेश यादव बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था को मुद्दा बना रहे थे। बहुजन समाज पार्टी देश में एकता की बात करके मुसलमानों को एकजुट करने में लगी हुई थी। तो मुद्दे तो राष्ट्रीय थे, लेकिन इसका जो परिणाम है 24 में दिखेगा, क्योंकि बहुत रद्दोबदल नहीं होने वाला है। हाँ, अगर इसमें अगर मोदी का चेहरा ऐड होता है तो हो सकता है कुछ प्रतिशत वोट भारतीय जनता पार्टी को और मिल जाए, लेकिन लगभग यही परिणाम आने हैं। क्योंकि निकाय चुनाव जो जिस तरह से चल रहा है, उससे साफ हो गया है कि केवल शहर ही नहीं, इसमें देहात के इलाके में चुनाव है। जो नगर पंचायतें, छोटे छोटे कस्बे हैं, अगर नगर पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ती है तो समझिए वह गांव तक अपनी पैठ बना चुकी है। अगर समाजवादी पार्टी चुनाव वहां पे मजबूती लड़ रही है, जीत रही है, तो मानिए कि जनता समाजवादी पार्टी के साथ हो गई है। मेरा नजारा है, केवल कहने के लिए शहरी निकाय है, क्योंकि जो शहर में लोग बसे वो गाँव में भी वास्ता रखते हैं, गाँव भी आते जाते रहते हैं। एक तो वक्त बता दें, इतना जरूर है कि ये 2024 के चुनाव की एक तरह से लिटमस टेस्ट मान सकते हैं कि इसको इसी नजरिए से देखा जाएगा 2024 भी। बिल्कुल। चलिए राघवेंद्र जी, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स और भी लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच अगली खबर आपको बता रही है कर्नाटक से। 224 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना लगातार जारी है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी कांग्रेस में बराबरी की टक्कर नजर आ रही है। बीजेपी 93 तो कांग्रेस को 80 सीटों पर शुरुआती बढ़त है। जेडीएस को 21 सीटों पर बढ़त मिली है। कुमारस्वामी इस पर अपना बयान देते हैं। उन्होंने कहा कि 3 से 4 घंटे में सब कुछ साफ हो जाएगा। तो टैली के माध्यम से भी जो शुरुआती ताज़ा रुझान है उसकी स्थिति हम आपको बता रही हैं। कुल सीटें 224 है, जिसमें से बीजेपी ताज़ा रुझानों के अनुसार 84 पर बढ़त है, तो वहीं कांग्रेस उससे आगे निकलती हुई नजर आ रही है। 112 सीटों पर वो अभी के रुझान में आगे है। और जेडीएस की स्थिति 20 पर है और अन्य की स्थिति अभी 1 पर नजर आ रही है। यानी कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही कड़ा मुकाबला है। 2 से 3 घंटे के समय में ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर कर्नाटक में किसका परचम लहराया। तो लगातार इस पर जो ताज़ा अपडेट्स हैं वो हम आपको दे रहे हैं। जो ताज़ा रुझान अभी तक सामने आए हैं, 224 सीटों में से कांग्रेस 112 पर बढ़त बनाए हुए है, बीजेपी 84 पर है, जेडीएस 20 पर है। और देखिए, क्योंकि कांग्रेस 112 पर बढ़त बनाया हुआ है तो पहले से ही कांग्रेस में जश्न का माहौल शुरू हो चुका है। कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस कार्यालय के बाहर किस तरीके से जश्न का माहौल है। गौरतलब बात है कि एग्जिट पोल में भी कांग्रेस की बढ़त या कांग्रेस पे जीत की जो स्थिति है वो ज़्यादातर एग्जिट पोल एजेंसीज में सामने आई थी और जो रुझान है उससे दूर नहीं है। अभी तक जो ताज़ा अपडेट हमको मिल पा रही हैं उसमें रुझानों की भी जो स्थिति है लगभग वो उसके नज़दीक ही नज़र आ रही है। यानी कांग्रेस की अच्छी परफॉर्मेंस 112 सीटों पर, अभी तक जो रुझानों में 112 सीटें हैं, कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है, जबकि बीजेपी 84 पर है। जेडीएस की स्थिति की बात कर ली जाए, 20 से 21 सीटों का पहले से अनुमान लगाया गया था एग्जिट पोल में और वहीं यहां पर भी स्थिति 20 सीटों की अभी तक अपडेट्स के अनुसार 20 की स्थिति यहां पर नजर आ रही है और अन्य 1 पर अभी नजर आ रहा है। तो राजनीतिक विश्लेषक सर्वेश्वर पाठक जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका सर्वेश्वर जी। जो अभी तक रुझान सामने आए हैं उसको लेकर आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। देखिए बुशरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझे जोड़ने के लिए। देखिए, जो रुझान आए हैं इन शुरुआती रुझान में पोस्टल बैलेट के रुझान है, उसमें बीजेपी और कांग्रेस में नेक टू नेक फाइट चल रही है। अभी कांग्रेस अहेड है बीजेपी से
और अगर ये शुरुआती रुझान, क्योंकि अगले 2 घंटों में अभी ईवीएम खुलेंगे 1 घंटे में, और ईवीएम का देखिए 1 से 1.5 घंटे में वो जो रुझान आता है वही रुझान कमोबेश एस्टैब्लिश्ड हो जाता है और जीत में तब्दील होता है। तो अगर इस रुझान को हम मान ले तो इसमें कांग्रेस लीड करती हुई नजर आ रही है और बीजेपी को नुकसान यहाँ पे झेलना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले बार 2018 के चुनाव में बीजेपी 104 सीटें लाई थी। इस बार अभी के अगर देखा जाए तो बीजेपी 90-95 के आसपास इस शुरुआती रुझान में दिख रही है। तो अभी जो स्थिति कमोबेश है वो समझिए 11 बजे तक, एक जो ईवीएम जब खुल जाएगा 11 साढ़े 11 बजे तक, तब हम उस रुझान को मानेंगे कि जो लीड कर रहा है वही गवर्नमेंट बनाएगा। रही बात दूसरी जेडीएस की भूमिका की, तो देखिए जेडीएस 20 से ऊपर सीटें लाता है तो उसकी अच्छी होगी, क्योंकि 2 दशक से वो कर्नाटक के चुनाव में मतलब 20% वोट शेयर पे जमा बैठा है। 1999 में देवगौड़ा जी ने पार्टी शुरुआत की थी, और अगर उस समय देखा जाए तो उस समय 10 सीटें जेडीएस जीती थी और 13.5% वोट शेयर जेडीएस का आया था। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर कांग्रेस मान लीजिए 112-13 के आसपास नहीं रहती है, 100-105 पे सिमटती है, तो जेडीएस जो है किंग मेकर की भूमिका में आएगी ही आएगी। अगर जो ये शुरुआती रुझान है उसमें कांग्रेस ही है और कांग्रेस अपने दमखम पे सरकार बनाती है, तो जो एक क्षेत्रीय पार्टी का जो बार्गेनिंग की बात होती है, जैसा कि पिछली बार जेडीएस को मुख्यमंत्री बना दिया गया, कुमारस्वामी को कांग्रेस में पीछे रखे क्योंकि बीजेपी ना आ जाए, वो जो बात होती है कि जो लाभ उठाने वाली बात, जो क्षेत्रीय पार्टी, उसका जो है समापन हो जाएगा कर्नाटका के इलेक्शन में और कर्नाटका की धरती से। सर्वेश्वर जी, लौटूंगे आपके पास, बने रहिए आप हमारे साथ और कुछ अपडेट्स अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। कर्नाटक से जुड़िए 224 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना लगातार जारी है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी कांग्रेस में जोरदार टक्कर देखी जा रही है। बीजेपी 85 पर तो कांग्रेस को 113 सीटों पर शुरुआती बढ़त दिख रही है। जेडीएस को 20 सीटों पर बढ़त मिल रही है। तो ताज़ा अपडेट अपने दर्शकों को हम दे दें कर्नाटक की मतगणना पर। दरअसल 224 सीटों में से बीजेपी 85 पर, जबकि कांग्रेस सबसे ज्यादा 113 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। जेडीएस 20 पर और अन्य 1 पर। लगातार हमारे साथ सर्वेश्वर जी जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर जी, आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पर बोली कि शुरुआती 1-1.5 घंटे में जो स्थिति होती है वो कहीं ना कहीं इशारा करती है, क्योंकि इसके पहले भी जो कुछ रिकॉर्ड्स रहे हैं उसमें ऐसी ही कुछ स्थिति देखने को मिली है। लेकिन बात अगर एग्जिट पोल के नतीजों की जाए तो एग्जिट पोल के बहुत नज़दीक ही अभी की जो रुझान की स्थिति है वो नज़र आ रही है। आप इसे किस तरीके से देखेंगे? कह सकते हैं कि एग्जिट पोल इस बार भी सही आ रहा है, क्योंकि उसमें भी कांग्रेस को ऐड दिखाया गया था। 10 एग्जिट पोल में से 5 ने कांग्रेस को बहुमत दिखाई थी कि वो बहुमत के आसपास होंगे, करीब होंगे और जेडीएस किंग मेकर की भूमिका में होगी। और कमोबेश वही नजर स्थिति अभी आ रही है। कांग्रेस अगर ये रहती है, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि शुरुआती रुझान है, अभी इसमें बहुत तब्दीली आएगी। जब 11:30 के आसपास वो जो रुझान आएंगे 11:30-12 बजे, वो असली रुझान माना जाएगा और वही जो रुझान है, अगर कांग्रेस लीड की तो वही सरकार बनाएगी, बीजेपी लीड की तो उनकी गवर्नमेंट बनेगी। और जो बात मैं कह रहा था कि जो एग्जिट पोल के, अब एग्जिट पोल तो छोड़िए, अब तो रुझान आने शुरू हो गए हैं, तो कमोबेश जो एग्जिट पोल था इस बार सही साबित हो रहा है। दूसरी बात जो बार बार मैं कह रहा हूँ, अगर जेडीएस 20-22 से सीटें उनकी कम होती है, 17-18 पे आती है, तो 1999 जब पार्टी का स्थापना हुआ उसके बाद से इनका वर्स्ट परफॉर्मेंस होगा जेडीएस का। क्योंकि देखिए 2018 के चुनाव में भी 30-35 सीटों के आसपास से इन्होंने जीता था जेडीएस में। अगर ये अभी 20-22 अभी 18-19 के आसपास लीड मिल रही है जेडीएस को, तो वो जो स्थिति है जेडीएस के लिए ये खराब परफॉर्मेंस है और उसका सीधा जो असर है वो जो वोट शेयर यह दिखा रहा है कि वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है। बीजेपी भी उस जो कमी आई जेडीएस में उसको अपने पाले में नहीं ला पाया।
और जेडीएस जो है मैसूर रीजन में उनका गढ़ रहा है, बोकालिंगा समुदाय में उनका गढ़ रहा है। और जो मैसूर का हसन का क्षेत्र हो गया, ये सब हो गया, ये जो क्षेत्र है वो जेडीएस का अपना एरिया माना जाता है। जी। और जिस जेडीएस तरीके से आप बीजेपी की स्थिति देख रहे हैं उसको देखकर क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी की स्थिति शुरू से ऐसी आ रही थी कि बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी का जो है सामना करना पड़ सकता है, और वही स्थिति कमोबेश देख रही है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस या अन्य पार्टियां दावा कर रही थी कि बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे, वो वाली स्थिति नहीं है। बीजेपी एक मजबूत स्थिति में है। पिछली बार 2018 में 104 सीटें लेके आई थी। अगर अभी 80-90 के आसपास है, तो वो जो 10-15 सीटों का जो उनको नुकसान झेलना पड़ रहा है, वो उनका जो कहीं ना कहीं जो थोड़े बहुत वो कहिए कि लिंगायत वोट शिफ्ट होने का दिख रहा है, क्योंकि वहां पे जो मेन मुद्दे, स्थानीय मुद्दे थे, वो हावी हुए। नेशनल मुद्दे या जो बाकी के जो मुद्दे हैं, वो जैसा कि दिख रहा है, वो कोई ज्यादा प्रभाव नहीं दिखा पाया है। और बीजेपी के लिए यह बहुत दुख की बात होगी, क्योंकि जो दक्षिण का दुर्ग कहा जा रहा था, वो बीजेपी के लिए कर्नाटक था, और अगर वहां पे वो हार जाती है तो कांग्रेस के लिए यह संजीवनी है। कांग्रेस के लिए यह संजीवनी है। देखिए, राहुल गांधी के भारत बहुत जोड़ो अच्छी बात यात्रा आपने यहाँ पर जिक्र जैसा कि छेड़ा, जेडीएस की परफॉर्मेंस चिंता का विषय है, लेकिन जो अभी तक रुझान सामने आए हैं, कांग्रेस भले ही बढ़त पर है, लेकिन किंग मेकर की स्थिति में अब भी जेडीएस है, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कहा ना कि अगर 113 से सीटें 113 पे वहां पे सरकार बन जाएगी। कांग्रेस अगर 113 के जादुई आंकड़े को नहीं छू पाई, 107, 8, 10 के आसपास रही, तो स्वाभाविक है कि जेडीएस के पास जाएगी। और जेडीएस के पास भी इस बार उतनी सीटें नहीं होंगी जितनी की 2018 में आई थी। तो जेडीएस वाले किंग मेकर तो बनेगा, लेकिन जो पिछली बार कुमारस्वामी चीफ मिनिस्टर बने थे, वो इस बार नहीं हो पाएगा, क्योंकि कांग्रेस की जो स्थिति है बहुत मजबूत होगी। तो यहाँ पे किंग होगा। हाँ, प्लम पोस्टिंग के प्लम मिनिस्ट्री कह लीजिए कि जो मलाईदार मिनिस्ट्री होगी, उस पे वो बार्गेन करेगा, लेकिन जो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी होगी वो कांग्रेस अपने पास रहेगा। लेकिन कांग्रेस में भी दो फाड़ हो सकते हैं। वहाँ जो सिद्धार्थ रमैया और उनके बीच में वहाँ पे कांटे की चक्कर चल रही है, या जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है उनके जो राजनीतिक जो घटनाक्रम है उस पर आप हम बिल्कुल नजर बनाए रखेंगे। बहरहाल सर्वेश्वर जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।